मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं तो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं कि नहीं, है ना। अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना। मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना, हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है। ये सच हो सकता है? आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा? अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो,
उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं हैं। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी। गांव में डांट खाते थे, अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई। मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे एक महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे? हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां? वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है। अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है, महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है। एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से, जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे। आप देखते होंगे, हमने भी देखे, वीडियो पे कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए, चुनाव का समय है और इस समय बहुत सारी बातें हो रही हैं मंचों पर, आपके सामने बहुत सारे नेता आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं भी इस बीच अपनी बात रखने आई हूं।
आप थोड़ा दूर बैठे हैं मेरे से, लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। और करीब इसलिए हैं क्योंकि आप इस महान देश की जनता हो। आपने ही अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को बनाया। आपने हमारे देश की धरती को सींचा है। और हर समय जब बड़े बड़े आंदोलन भी रहे, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा, तब भी आप लोग आगे आए, आप देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े। आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, मैं चाहती हूं कि दो तरह से आप इनको समझें। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपका अपना जीवन है, जो आपका अपना संघर्ष है, जो रोज सुबह से शाम को जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, जिस तरह से आप हर रोज आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकले, पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती हैं सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है, उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। मेरी दादी जी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा आदर आपकी संस्कृति के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृति में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, उसे बहुत आदर से, प्रकृति को बहुत आदर से, और प्रकृति के जो खुद की जो प्रकृति के नियम हैं उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन में नियम बनाए। तो दादी जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा वह आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना, तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आजादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। जब ये आते थे पिछले चुनाव के प्रचार के लिए, तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं। पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा, उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके। मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये। और अगर इतनी ही ताकत होती इनमें, जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं जो दुनिया में जंग चल रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा। हाँ, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं?
देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है, उसके संघर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं।